नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य क्षेत्रीय आयोग संगठन के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लिया हिस्सा। कहा कि इंसानों में पशुओं से फैलता है 69% संक्रमण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सम्मेलन में पशुओं की बीमारी रोकने के बारे में की जाएगी चर्चा। केंद्र सरकार की योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मदद से पंजाब में किसान बागवानी अपनाकर बढ़ा रहे हैं आय, सिंचाई पर कम कर रहे हैं बोझ। पंजाब में बागवानी क्षेत्र में 3000 हेक्टेयर से अधिक की हुई है वृद्धि। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत को रक्त चंदन की व्यापार प्रक्रिया की समीक्षा से हटाया। भारत 2004 से रक्त चंदन व्यापार प्रक्रिया की समीक्षा के था अधीन। रक्त चंदन उगाने वाले किसानों को होगा लाभ। रक्त चंदन मूल्यवान पेड़ अवैध कटाई और तस्करी के खतरों का कर रही है सामना। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर रोज बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। सांस लेना होता जा रहा है दूभर। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की हवा की गुणवत्ता का स्तर भी बेहद गंभीर। वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 373 तक। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार WOAH के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 तक चलने वाली आयोग की बैठक में 36 सदस्य देशों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका जैसे कई विषयों पर सार्थक चर्चा होगी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। एशिया प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में चल रही आयोग की 4 दिवसीय बैठक में मौजूद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए भारत पशु स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में एशिया प्रशांत के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। 4 दिन ये बैठक होने वाला। ये 4 दिन पूरा डिसीज का एनिमल पशु पालक का और मत्स्य पालन का, डेयरी का, इसका डिसीज का कैसे कंट्रोल करेंगे हम। एक्सपर्ट्स पूरा दुनिया से इधर एक्सपर्ट्स आए होगा, ये एक्सपर्ट्स एक्सचेंज करेंगे उनका नॉलेज। सम्मेलन में मौजूद मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि यह सम्मेलन सदस्य देशों के बीच मूल्यवान चर्चाओं को बढ़ावा देने का बेहतरीन माध्यम है। WOAH has been an invaluable partner in enhancing our capacity to manage and safeguard the health and welfare of our animals. Their support has not only enabled us to meet the international standard necessary for trade, but also assisted us in developing robust and effective disease control initiative. सम्मेलन में मौजूद पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय ने भारत में पशुपालन और डेयरी महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार वन हेल्थ गुड एनिमल हेल्थ जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और ये सम्मेलन इसी की संकल्पना को साकार करने का माध्यम बनेगा। We contribute to about 23% of the world's milk production annually. It becomes important for us to follow up on the agenda of One Health and good animal health. And animal husbandry here plays a very important role in the agriculture and rural economy. सम्मेलन के दौरान मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका सहित भविष्य की चुनौतियों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं में लचीलापन और क्षमता विकसित करने जैसे कई मुद्दों पर सक्रिय संवाद और सार्थक चर्चा होगी। एशिया और एशिया प्रशांत में 33वीं WOAH क्षेत्रीय कमीशन की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में चल रहा है। इस बैठक में एक और जहां पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन मनन और चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर देशों के बीच आपसी सहयोग और समझौते होने के साथ साथ पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जरूरतों को लेकर सहयोग और आदान प्रदान को लेकर भी सहमति बनने की उम्मीदें जताई जा रही है। मेरे सहयोगी अजय परिहार, कैमरामैन राहुल चोपड़ा और राणा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज
दिल्ली। और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मदद से पंजाब में किसान बागवानी अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं और सिंचाई पर बोझ कम कर रहे हैं। 2022-23 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 3000 हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि हुई है। धान और गेहूं के बम्पर उत्पादन के लिए दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले पंजाब के किसान अब अमरूद, लीची, कीनू, संतरा, नींबू, नाशपाती, अंगूर, केला, आंवला लगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की तरफ भी रुझान काफी बड़ा है। गेहूं और धान की तुलना में इन फलों के लिए जहां पानी की कम जरूरत पड़ती है तो वहीं दाम भी अधिक मिलने से आमदनी बढ़ जाती है। इस समय राज्य में करीब 99,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अधिक में बागवानी की जा रही है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की स्थायी समिति की अभी हाल ही में संपन्न हुई बैठक भारत के वन्य जीव और इकोसिस्टम संरक्षण के प्रयासों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुई है। एक पोस्ट में यादव ने कहा है कि वन्य जीव अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत के CITES विधान को CITES की राष्ट्रीय विधान परियोजना की श्रेणी 1 में रखे जाने की पुष्टि हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत 2004 से रक्त चंदन के महत्वपूर्ण व्यापार प्रक्रिया की समीक्षा के अधीन था। उन्होंने कहा कि भारत को रक्त चंदन की महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम रक्त चंदन उगाने वाले किसानों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। रक्त चंदन एक अधिक बाजार मूल्य वाला पेड़ है जो आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है। ये प्रजाति 1994 से CITES के तहत परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध है। ये प्रजाति अवैध कटाई और तस्करी के खतरों का सामना कर रही है, जिससे प्राकृतिक वन में इनकी निरंतर कमी हो रही है। रक्त चंदन प्रजाति को 2004 से कमोबेश महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी सिलसिले में श्रीनगर के रौनी मोहल्ले में महिलाओं को सिलाई और कटाई का प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब इस केंद्र का असर भी वहां नजर आने लगा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण से वहां की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे वहां महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो रहा है। महिलाएं उद्यमी बन रही हैं और ये केंद्र महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। इस केंद्र के खुलने से महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं ने कहा है कि इस केंद्र से उन्हें रोजगार मिलेगा और वो आत्मनिर्भर होंगी। आज इन्होंने सिलाई सेंटर खोला है, हम इनका शुक्रगुजार कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी बात आगे तक पहुंचेगी। हमें यहाँ पे सेंटर आया है कटिंग और टेलरिंग का। हमें बहुत मजबूरी है, हम और बेरोजगार लड़कियां हैं बहुत सारी घरों में, तो हमें ये ज़रूरी है। अगर हमें ये मिलेगा तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हमने सोचा ही नहीं था कभी कि यहाँ पे कोई सेंटर आएगा, चाहे टेलरिंग का हो या आरी कामी का हो, लेकिन हमने नहीं सोचा था। लेकिन आज यहाँ फर्स्ट बार, मतलब पहली बार यहाँ कटिंग एंड टेलरिंग का सेंटर आया है। हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हमें रोज़गार मिलेगा। और सिलाई कटाई केंद्र स्थापित करने वाली संस्था भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भरत भूषण ने कहा है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ केंद्र खोलकर खुशी हो रही है। यहाँ ये खुलना चाहिए था। हम आगे भी और योजनाएं यहाँ लाएंगे। यहाँ सिलाई सेंटर खुलना चाहिए था और ये बड़ा बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड से भी ज़्यादा बैकवर्ड है, पसंदा एरिया है। हमने तो सोचा था कि डल लेक जो है, हम सामने का एरिया देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था, और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो बहुत बैकवर्ड एरिया है और यहाँ तरक्की ज़रूर होनी चाहिए। हम आगे भी कोई जो भी स्कीमें होंगी वो यहाँ लागू करेंगे। और आप कल्पना करें कि आप एक छोटे से गांव में बड़े हो रहे हैं और किसानों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं।
और यहीं से शर्मिला जैन ओसवाल की कहानी शुरू होती है। महाराष्ट्र के पोयनाड के छोटे से गांव में शर्मिला ने ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की नींव रखी, जो एक गैर सरकारी संगठन है जो जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और स्मार्ट खेती के तरीकों को पेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि उनकी क्रांति का असली सितारा साधारण बाजरा है, पोषक तत्वों से भरपूर एक अनाज जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में भारत आधुनिकता की ओर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। चाहे खेती हो या फूड प्रोसेसिंग, इन दोनों ही कामों से जुड़कर आज कई किसानों, युवाओं और महिलाओं को सफलता मिली है। जब खेती में मुनाफा कम होने लगता है तो बाजार मांग के हिसाब से खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग करने की सलाह दी जाती है। इस तरह खेत के साथ साथ तमाम फूड प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने पर बाजार में काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े इस काम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। इन्हीं महिलाओं की लिस्ट में शामिल है नाम शर्मिला ओसवाल का। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र जी मोदी, उनके हम बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने मन की बात में हमारे बारे में जिक्र किया, हमें इतना सराहा कि पूरे देश से, दुनिया से मोटा अनाज की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बहुत अच्छे से बढ़ गई। मूल रूप से पुणे के अलीबाग की रहने वाली शर्मिला ओसवाल बेसिलिया ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी चला रही हैं। शर्मिला जैन ओसवाल ने किसानों की मदद करने, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और बाजरा जैसी जल कुशल फसलें उगाने सहित स्मार्ट खेती के तरीकों को लागू करने के लिए अपने एनजीओ ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपने बेटे शुभम के साथ गुड मॉम की सह स्थापना भी की। इन्होंने न सिर्फ मोटे अनाजों की खेती के क्षेत्र में अहम योगदान दिया, बल्कि पोषक अनाजों से हेल्दी और टेस्टी फूड बनाकर देश विदेश में अलग पहचान बनाई। कभी कनाडा और कभी इंग्लैंड जैसे देशों में रह चुकी शर्मिला ओसवाल आज भारत में मोटे अनाजों की खेती और इसकी प्रोसेसिंग के लिए किसानों से लेकर महिलाओं तक को प्रोत्साहित कर रही हैं। स्वदेश लौटने के बाद आज 20 साल बाद भी शर्मिला ओसवाल किसानों के साथ बीज की क्वालिटी, मोटे अनाजों के बेहतर उत्पादन, फूड सिक्योरिटी और सिंचाई जैसे मुद्दे पर काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों और महिलाओं को मोटे अनाज की खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग दे रही हैं। हमारा जो ये इनिशिएटिव है मोटा अनाज, जिसमें कुटकी, सामा, चेना, जवार, बाजरा, रागी, ऐसे सारे मोटे अनाज का हम काम करते हैं। किसानों को हम इसे बीज से लेके फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वहाँ पे हम गाइडेंस करते हैं। जो बीज है उसमें जिंक है, अमाइनो एसिड है, आयरन है, जिससे एनीमिया चला जाएगा। क्रोनिक कंडीशंस जो है, बहुत सारे पुराने जो बीमारियां है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ये सारे मोटे अनाज से देश में अभी जितने भी डायबिटीज के लोग हैं उनका भी डायबिटीज ठीक हो रहा है। आज शर्मिला के बिजनेस से महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर गुजरात और राजस्थान और मेघालय के किसान तक जुड़े हुए हैं। इन किसानों में एक नई उमंग भर शर्मिला ने मोटे अनाजों की खेती के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया है। ये देखिए, इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में मोटे अनाजों से नूडल्स, लड्डू, सेव, नमकीन और बिस्किट जैसे कई स्वादिष्ट और रोजाना खाए जाने वाले हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी तो होती है, साथ ही इस बिजनेस से जुड़कर दूसरी महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। इनके उद्यम गुड मॉम के बाजरे को स्वादिष्ट, किफायती और स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की एक श्रृंखला में बदल दिया है, जो बच्चे, युवा और बूढ़े सभी को समान रूप से पसंद आ रहा है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए जैविक विधि से उगाए गए मोटे अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। आज शर्मिला प्रोसेसिंग के साथ साथ खेती से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हासिल करने के लिए किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके लिए वो किसानों को जैविक अर्क बनाने की भी ट्रेनिंग देती हैं। शर्मिला की कहानी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे नवाचार और समर्पण में भारत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य को बदल सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पुणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। राजधानी की हवा इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि इसमें सांस लेना दूभर होता जा रहा है। मंगलवार को भी एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की हवा की गुणवत्ता का स्तर भी बेहद गंभीर है। सफर डेटा के अनुसार आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता में चिंताजनक गिरावट देखी गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 तक पहुंच गया है। धुंध छाया हुआ है और सांस से संबंधित चुनौतियां बढ़ गई हैं। किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। दुनिया भर में भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश में कुल मसालों का निर्यात 14,04,357 टन का हुआ है। वहीं बात काली मिर्च की करें तो इस साल देश में होने वाले काले मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,958 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान काली मिर्च का निर्यात 21,863 टन का हुआ था। धनिया के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में करीब 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात जीरे की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने के अनुमान बताया जाता है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,779 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों यानी मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। छोटे मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी और सवा जैसी फसलों की खेती की जाती है। हमारे पूर्वज और किसान मोटे अनाज की पैदावार पर निर्भर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक कई दशक पहले देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी 40% थी। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। यही वजह है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाने लगा है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मोटा अनाज के निर्यात का हिस्सा कुल उत्पादन का सिर्फ 1% है। अनुमान है कि साल 2025 तक मोटे अनाज का बाजार मौजूदा समय में $9 बिलियन बजाय मूल्य से बढ़कर $12 बिलियन हो जाएगा। एपिडा के मुताबिक इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है।
भारत में साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन से निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। भारत में 16 प्रमुख किस्मों के मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, समा, कुटकी शामिल हैं। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए जारी प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जबकि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में मक्के की कटाई करें, साथ ही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। सोयाबीन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। यहीं धान के खेत से खरपतवार निकालें। अभी टमाटर और बैगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। टमाटर और बैगन के खेत की देखभाल करते रहें। बैगन के खेत में जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके अलावा किसान लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में भिंडी और पालक के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान के खेत से घास फूस निकालें। किसान धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ उड़द और मूंग की कटाई करें। इसके साथ ही उड़द और मूंग के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय टमाटर और लाल मिर्च की बुआई करें। टमाटर और लाल मिर्च के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिमला मिर्च और बैगन भी बोएं। अभी फूल गोभी की बुआई कर लें। किसान पत्ता गोभी की बुआई भी करते रहें। वहां मटर की बुआई भी कर लें। मटर में जरूरी उर्वरक का भी इस्तेमाल करें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा।
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री ने आज राज्य में पहली जनसभा को बैतूल में संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछली बार कर्ज माफी का वादा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक भी पूरा नहीं कर पाए। केंद्र ने मणिपुर से संचालित 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अवैध घोषित किया है। इन संगठनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाख द रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां इस चुनाव में बीआरएस के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भी पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में तेलंगाना में भाजपा सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलकेआरा सुरंग में भूस्खलन हादसे के बाद सरकार राहत बचाव के कार्य में जुट गई है। देहरादून से बोरिंग के लिए ऑगर मशीन साइट पर पहुंच गई है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइपों से लदे ट्रक सिलकेआरा पहुंचने शुरू हो गए हैं और बीते कई घंटों से सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना पर कहा है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवारों से भी बात हुई है, सभी वहां सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया है कि लगातार भोजन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जाने वाले बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं के बच्चों से मुलाकात की। दीपावली और गुजराती नववर्ष के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में कनाडा को खरी खोटी सुनाई है। भारत ने कनाडा से धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को रोकने और देश में बढ़ते हेट क्राइम को रोकने की भी अपील की है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।